हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज ये हमारी साइंस की क्लास नंबर 34 है। ठीक है, यूपी टेट और अदर स्टेट टेट्स में पूछे जाने वाले साइंस से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। इससे पहले इसकी 2 क्लासेस और हो चुकी है जो कि साइंस से रिलेटेड थी खास करके। और आज फिर से हम साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं उनको और साथ साथ उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी प्रैक्टिस और आपका कॉन्सेप्ट दोनों चीजें इस क्लास में मिलेगी और आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बेल आइकन का बटन आप जरूर प्रेस कर लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में क्या जानने वाले हैं ये देखिए। तो औषधियां प्रदान करने वाले कौन कौन से पौधे हैं जिनसे हमें महत्वपूर्ण औषधियां प्राप्त होती है, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि पूछ लेता है मलेरिया की दवा के लिए कौन से पौधे से प्राप्त होती है और पौधे के भी किस भाग से प्राप्त होती है, ये भी हम इसी में जानेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत करने वाले हैं इस क्लास की। चलिए फिर बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिए गए हैं औषधि वाला पौधा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ इसका वनस्पतिक नाम और इसका कौन सा भाग उपयोग में आता है और यहाँ उसकी उपयोगिता यानी किस किस काम वो आ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे सर्पगंधा। सर्पगंधा का वनस्पतिक नाम होता है सर्पेंटाइना। ठीक है, सर्पेंटाइना। तो आपको ये दोनों मिलता जुलता लग भी रहा होगा, सर्पगंधा सर्पेंटाइना। इस पौधे की औषधि में प्रयोग होती है इसकी जड़ें। ठीक है, जड़ें क्या काम आती है सर्पगंधा या सर्पेंटाइना की जड़ें? तो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में, सांप के काटने तथा मानसिक रोगों में दवाई के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। नाम ही क्या है? सर्पेंटाइना सर्पगंधा। तो यानी सांप काट ले उसके इलाज में, मानसिक रोगों की दवाई के रूप में और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करेगा सर्पेंटाइना की जड़ें। कौन? जड़ें। ठीक है, याद रखिए जड़ें प्रयोग में लाई जाएगी। दूसरा आता है अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका पापावर सोनिफेरम। ठीक है, सोनिफेरम इसका रासायनिक नाम है। अच्छा, अफीम खाने पर कौन पिटाई करेगा? पापा। तो ऐसे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके याद रख लेना। ठीक है, रिलेट करके कि जरूर पापा आएगा अफीम वाले में। तो ऐसे करके आप इसको सही टिक कर ले जाएंगे अगर आपको साइंटिफिक नेम पूछा गया। इसका कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो अफीम का जो फल होता है उसको कहते हैं कैप्सूल फल, ये प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, उपयोगिता क्या क्या है इसकी? तो मार्फिन व कोडिन नामक दवाइयां इसी से बनती है। ठीक है, मार्फिन और कोडिन नामक दवाइयां भी इससे बनती है। तीसरा है क्यूनिन। ठीक है, क्यूनिन का साइंटिफिक नेम क्या है? सिनकोना। ठीक है, सिनकोना। क्यूनिन का साइंटिफिक नेम क्या है? सिनकोना है। तो कई बार सिनकोना देखने को मिलेगा, कई बार क्यूनिन देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा आप, ये इसी का ही साइंटिफिक नेम है। तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है मलेरिया की दवाई, जिसको हम कुनीन कहते हैं। ठीक है, क्यूनिन कहते हैं। तो याद रखिएगा क्यूनिन किससे प्राप्त होगी? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आंवले की अगर बात करें, आंवले को क्या कहते हैं? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एम्बलिका। ठीक है, एम्बलिका। आंवला एम्बलिका, दोनों मिलते जुलते हैं। इसके फल से औषधि बनाई जाती है मूत्र अधिक लाने के लिए, पेट साफ करने के लिए, हेमरेज में। ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है उसके प्रयोग में भी आंवले का प्रयोग किया जाता है। बात करें एफ्रेडा। ठीक है, एफ्रेडा, इसका रासायनिक नाम भी एफ्रेडा ही है
और इसके लिए इसका जो तना है ये प्रयोग में लाया जाता है और इससे प्राप्त होती है एफेड्रीन दवाई। कौन सी? एफेड्रीन। तो एफेड्रा इसके साइंटिफिक नेम भी है और तने से प्राप्त होता है और एफेड्रीन दवाई मिलती है। तो यानी तीनों ही नाम ये तो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हो गए हैं। अब यहाँ पर कुछ और देखेंगे हम इसी से रिलेटेड फैक्ट्स। सबसे पहला है ग्रेमिनी कुल के पौधे कौन कौन से हैं? ग्रेमिनी कुल के पौधे कौन कौन से हैं? तो देखिए, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, जई, बांस, ये सभी ग्रेमिन, ठीक है, ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अभी अभी हमने जाना कि अफीम जो है वो कैप्सूल फल से प्राप्त होता है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपका, कॉफी में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कॉफी में पाया जाने वाला मादक पदार्थ क्या कहलाता है? कैफीन कहलाता है। याद रखिएगा, क्या कहलाता है? कैफीन। इसी प्रकार से तंबाकू में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? तो तंबाकू में पूछा है, तंबाकू में जो मादक पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? निकोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोटीन कहते हैं। चाय में पाया जाने वाला मादक पदार्थ क्या है? तो ये थीन है, ठीक है। चाय में क्या मिलेगा? थीन। चाय में पाया जाने वाला मादक पदार्थ थीन होता है। चाय में पाया जाने वाला मादक पदार्थ थीन होता है। इसी प्रकार इंडियन रोजवुड का वनस्पतिक नाम, इंडियन रोजवुड का वनस्पतिक नाम क्या है? डलबर्जिया सिस्को, ठीक है, सिसो, डलबर्जिया सिसो, या इसको हम शीशम भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2018 में पूछा गया है यूपी टेट में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? बताओ। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, तो हरे पौधे कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को? तो किसको ग्रहण करते हैं? बहुत साधारण सा प्रश्न है, 1 नंबर फ्री का दिलवा देगा अगर आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं? किसको मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन को। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? आगे पूछा गया है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाला जीव क्या कहलाता है? जो अपशिष्ट उत्पादों को खाता है, ठीक है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को हम क्या कहेंगे? मृत भक्षी कहेंगे, मृतक भक्षी कहेंगे, या मांस भक्षी कहेंगे, शाक भक्षी या रसायन भक्षी। तो बहुत देखते ही पता चल रहा है कि जो अपशिष्ट पदार्थों को खाएगा उसको मृतक भक्षी कहेंगे। क्या? मृतक। मांस को खाने वाला मांस भक्षी। अगर बात करें कि जो शाक सब्जियां खाएगा या केवल शाकाहारी भोजन ग्रहण करेगा वो शाक भक्षी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें मृतक भक्षी बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है, इसका कारण क्या है? मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? ऑप्शन ए, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से शरीर की हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाएगा, या लंबे समय तक अगर शराब का सेवन करे तब केवल हड्डियों का ढांचा रह जाएगा, या परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से। तो बिल्कुल अलग है भाई, परिवार के लोग नशा करेंगे तो उससे आपका शरीर क्यों हड्डियों का ढांचा होगा, या परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो भाई औरों से क्या मतलब, खुद से होना चाहिए। तो अगर स्वयं वह खुद लंबे समय तक शराब का सेवन करेगा तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा? हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है, किसका? मीजोजोइक युग उभयचर, सरीसृप का, पक्षियों का, स्तनधारी जीवों का। तो 2017 में पूछा गया प्रश्न है और सरीसृप जीवों का युग माना जाता है, ठीक है, सरीसृप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग होता है किसके कारण? किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण, या एंट अमीबा के कारण, या रीटोवायरस के, या साल्मोनेला के कारण। बात कर रही है मलेरिया रोग की। तो मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम
के कारण होता है। अब देखिए इसके बारे में, मलेरिया रोग के बारे में पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, किससे फैलने वाली बीमारी है? प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक कौन होता है, यानी कौन इस प्रोटोजोआ को कौन सा परजीवी लेकर के जाता है, कौन फैलाता है मलेरिया को? तो ये मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने पर जो है ये रोग होता है मलेरिया का, ठीक है। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश कर लेते हैं और बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, जिससे खून की कमी होने का लक्षण उभरता है। इसके साथ साथ बुखार, सर्दी, जुकाम, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। मलेरिया संक्रमण का इलाज कुनैन जैसे मलेरिया रोधी दवाओं से किया जाता है, ठीक है, ये याद आपको रखना है, कुनैन। आगे बढ़ते हैं। पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? अमाशय, आंत्र में, या वायु कोश में, या श्वासनिका में? तो श्वासनिका में, ठीक है, पाए जाते हैं। इनको हम उपकला क्या होते हैं? शरीर के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है, ठीक है, सिंपल टिश्यू नहीं है? जाइलम, पैरेन्काइमा, या कोलेनकाइमा, या स्पेलेरेनकाइमा? तो जाइलम जो है वो सरल ऊतक नहीं होता है। ये उसमें पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल ऊतक होता है। क्या काम करता है ये? तो पौधों की जड़ से जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न विभिन्न अंगों तक पहुंचाएगा, ठीक है। किसके माध्यम से? इसको चलान ऊतक भी कहते हैं, और ये 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना भी होता है। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुत, ठीक है। तो मृदुत, इन सब से ये बना होता है और जटिल ऊतक होता है। पौधों में पाया जाता है, जड़ से जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। आगे बात करते हैं, सजीवों में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है। सजीवों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है? तो 673 किलो कैलोरी। यूटेट, उत्तराखंड टेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 673 किलो कैलोरी जो है वो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में क्या होती है? अवमुक्त होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें श्वसन की क्रिया होती है। पौधों में श्वसन की क्रिया थोड़ी होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन इसकी वजह से उसको शुद्धिकारक नहीं कहा जाता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण कर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, इसी वजह से इसे शुद्धिकारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? देखिए, जो कीटभक्षी पादप होते हैं, जहां नाइट्रोजन की कमी होगी वो वहीं उगते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो क्या बनते हैं? कीटभक्षी बनते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ही तो वो उन जीवों का शिकार करते हैं, ठीक है, उन कीटों का शिकार करते हैं अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। कीटभक्षी पौधे कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से हैं कीटभक्षी पौधे। पहला है निपेंथीज, जिसको घटपर्णी भी कहते हैं, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ये सभी कैसे पौधे हैं? कीटभक्षी पौधे हैं। कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अच्छा, जलीय कीटभक्षी पौधा कौन सा है? इनमें से, ये मैंने आपको 4 बताए, इनमें से जलीय कीटभक्षी पौधा कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया। कौन सा? यूट्रिकुलेरिया। वह कीटभक्षी पौधा जो वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से जाना जाता है।
डायोनिया को जाना जाता है। किसको? डायोनिया को। यूट्रिकुलेरिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्लैडर वर्ट, ठीक है, ब्लैडर वर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। भारत में घटपर्णी कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा मेघालय में। कहाँ? सबसे ज्यादा मेघालय में। याद रखेगा, ठीक है। इतना कवर हो गया आपको बहुत अच्छे तरीके से। चलिए गाइस, अगर क्लास में आपको मजा आ रहा है, चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहे, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बात करते हैं, कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच जाते हैं आपके, जैसे पूर्ण स्तंभ परजीवी किसको कहते हैं? अमरबेल को। पूर्ण मूल परजीवी कहते हैं रफलेसिया को। रफलेसिया सबसे बड़ा फूल होता है, ठीक है, सबसे बड़ा फूल यही है रफलेशिया का। अपूर्ण स्तंभ परजीवी किसको कहेंगे? तो ये कहेंगे लोरेंथस और विस्कम एल्बम को। आगे बात करते हैं, अपूर्ण मूल परजीवी किसको कहेंगे? तो चंदन और स्ट्राइगा इनको कहेंगे। निम्न में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? गाजर के खाते हैं, मक्का के खाते हैं, या केला, या मूंगफली? तो इनमें से हम जो बीज खाते हैं वो किसको खाते हैं? मूंगफली के खाते हैं, ठीक है, मूंगफली के बीज हम खाते हैं। बात करें, आप कहेंगे कि मक्का के भी तो खाते हैं, तो वो खाने वाला जो भाग होता है वो उनका गूदा होता है, बीज नहीं, ठीक है, बिल्कुल। गाजर, मक्का एवं केला का खाने वाला भाग गूदा कहलाता है, जबकि मूंगफली का जो खाने वाला भी भाग होता है वो उसका बीज होता है, ठीक है। क्या होता है? बीज होता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, जिनमें पहला है, मलेरिया के उपचार के लिए सबसे प्रसिद्ध औषधि कौन सी है? बताओ कौन सी है? अभी तो बात की हमने इसके बारे में। कुनेन कौन से पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यही पूछ लिया गया कि कुनैन प्राप्त किया जाता है किससे? सिनकोना की छाल से। लहसुन व प्याज की अभिलाक्षणिक जो गंध होती है वो किसके कारण होती है? सल्फर यौगिक के कारण। किसके कारण? सल्फर यौगिक के कारण। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आना, इसके पीछे क्या कारण है? बताइए। प्याज के छिलके उतारने पर जो आपकी आंखों से पानी आ जाता है, वो कारण क्या है उसके पीछे? वो है सल्फेनिक अम्ल, ठीक है। सल्फेनिक अम्ल की वजह से क्या होता है, जब आप प्याज छीलते हैं तो उसकी वजह से आप रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं आपके। मिर्च का तीक्ष्ण स्वाद, तीखा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कैप्सेइसिन, ठीक है, कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है उसका तीखा स्वाद। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक कौन कौन से हैं? इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी बात की थी। जैव उर्वरक कौन कौन से हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले? जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ठीक है, एजोसिप्लियम और एसेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल, ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक है। धान के खेत में प्रयुक्त होने वाला जैव उर्वरक कौन सा है? तो एजोला, ठीक है, कौन सा? एजोला। एजोला है एक जलीय फर्न, इसी वजह से इसको धान के खेत में भी प्रयुक्त किया जाता है। अब दोस्तों हमने प्रमुख तत्वों से होने वाले कमी नहीं देखी थी, इससे पिछली क्लास में हमने देखी थी कि किस किस के कारण से कौन सी कमी होती है पादपों में, ठीक है, कौन कौन से बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। और क्या देखा था हमने, बताओ जल्दी से। पिछली क्लास जो हमारी हुई थी जिसमें हमने पादपों में होने वाले रोग के बारे में बात की थी कि भाई वायरस के द्वारा कौन से होते हैं, जीवाणु के द्वारा कौन से रोग होते हैं, कवकों के द्वारा कौन से रोग होते हैं पादप में, ये हमने जाना था। लेकिन हमने ये नहीं जाना था कि कौन से तत्व की कमी से पादप में कौन सा रोग होगा। तो ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं प्रमुख तत्व की कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले तो आता है, सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला धान का खैरा रोग। तो धान में जो खैरा रोग लगता है वो क्यों होता है? वो होता है जिंक की कमी के कारण। किसकी? जिंक की कमी होने पर, जिंक की कमी होने के कारण
क्या होता है? धान में खैरा रोग लग जाता है। दूसरा प्रश्न है, नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये कॉपर की कमी के कारण, किसकी? कॉपर की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। इसी के अलावा नींबू में एक और रोग होता है लिटिल लीफ, ये भी कॉपर की कमी के कारण होगा। तो दोनों एक साथ याद कर लीजिएगा, दोनों रोग, नींबू वाले दोनों ही रोग कॉपर की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग किसके कारण होता है? बोरोन के कारण। तो बोरोन ब्राउन कौन? फूल गोभी। तो ऐसे याद रख लीजिएगा इसको। आगे बात करते हैं आलू का ब्लैक हर्ट रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो भंडारण करते समय अगर ऑक्सीजन की कमी वहां रहे तो आलू में कौन सा रोग लग जाएगा? ब्लैक हर्ट रोग। चुकंदर में हर्ट रोग किसके कारण लगेगा? तो चुकंदर में लगता है बोरोन की कमी के कारण। किसकी? बोरोन तत्व की कमी के कारण चुकंदर में हर्ट रोग लगता है। आगे बढ़ते हैं। जंतुओं का प्रथम संघ कौन सा है? याद रखिएगा, प्रोटोजोआ। जंतुओं का प्रथम संघ प्रोटोजोआ। जंतु जगत में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा। याद रखिए, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। अमीबा में गति करने तथा भोजन ग्रहण करने में सहायक कौन होते हैं? बताओ। तो पदाब या कूटपाद ये शामिल होते हैं अमीबा में गति करने के लिए और भोजन ग्रहण करने के लिए। ठीक है। किस जीव में अमृतत्व की संज्ञा दी गई? किस जीव को अमृतत्व की संज्ञा दी गई है जो कभी ना मरे? वो दी गई है अमीबा को। किसको? अमीबा। नाल प्रणाली यानी केनाल सिस्टम किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है? तो पोरीफेरा जंतुओं में केनाल सिस्टम पाया जाता है। अचल जीव के उदाहरण हैं, तो ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था, अचल जीव का उदाहरण। ठीक है, ल्यूकोसोलिनिया ये अचल जीव का उदाहरण है। और इसके अलावा और कौन है? ये दो है, यूप्लेक्टेला। ठीक है, यूप्लेक्टेला ये भी याद रखिए। और अगर ऑप्शन में ये आ जाए ल्यूकोसोलिनिया, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है। दंश कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? तो दंश कोशिकाएं पाई जाती है हाइड्रा में। एरिस्टोटल की लालटेन नामक उपकरण किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है? एरिस्टोटल का लालटेन नामक उपकरण किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है जिसका उपयोग भोजन चबाने के लिए किया जाता है? तो ये पाया जाता है एकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा में। इसके साथ ही वृक्षाश्रयी टोड, वृक्ष पर रहने वाले टोड को किस नाम से जाना जाता है? तो हायला। ठीक है, हायला के नाम से, हाय अल्लाह, सॉरी मजाक था, हायला के नाम से जाना जाता है। कायांतरण की प्रक्रिया किसमें होती है? मेंढक में होती है। किसमें? मेंढक में। ठीक है, कायांतरण की प्रक्रिया मेंढक में। टेडपोल के कायांतरण के लिए जल में किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक होती है? आयोडीन की उपलब्धता आवश्यक होती है। कौन सी स्तनधारी अंडे देती है? कौन सी स्तनधारी अंडे देती है? तो एकेडिना। ठीक है, ये क्या है? अंडे देती है। ऊंट के कुबड़ में संचित रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऊंट के कुबड़ में क्या संचित रहता है? वसा। क्या संचित रहता है? वसा संचित रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और फैक्ट्स हैं यहाँ पर। बहुत सारी चीजें आपकी आज ही कवर हो गई है बायोलॉजी में, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करते चलिए आप, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ये चीजें याद आएंगी वहां पर, अगर आप इनको देखे रखेंगे। तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, सबसे छोटी। मूत्र का हल्का पीला रंग होता है किसके कारण? तो यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण। ठीक है, यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण मूत्र का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है।
रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है, डायलिसिस, जिसको हिंदी में अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहन। वृक्क में बनने वाली पथरी किससे बनती है? बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ठीक है, किडनी में जो पथरी हो जाती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। सर्वाधिक विषाक्तता उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। कौन सा? अमोनिया। ठीक है, सर्वाधिक विषाक्तता उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया होता है। अब दोस्तों हमने देखना है कि कौन कौन से जंतु का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है या इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप देखे रखेंगे, आपको पता होगा कौन सा है, फिर जो नहीं होगा वो तो आप आसानी से पहचान पाएंगे। देखिए, मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन कौन सा होता है? पहला है वृक्क, किडनी, यकृत यानी लीवर, उसके फेफड़े और त्वचा। किडनी, यकृत, फेफड़ा और त्वचा। अब आप कहेंगे क्या त्वचा उत्सर्जी अंग कैसे हो गया? भाई पसीना तो निकलता है ना, पसीने का उत्सर्जन तो आप त्वचा से करेंगे, तो इस प्रकार से। आगे बात करते हैं, चपटे कृमि का उत्सर्जी अंग होता है आदिवृक्क। फीताकृमि, इनका उत्सर्जी अंग होता है ज्वाला यानी फ्लेम कोशिकाएं। केचुए का उत्सर्जी अंग होता है उत्सर्गिका, इसका तो नाम ही उत्सर्गिका है। कीट, आर्थ्रोपोडा के श्रेणी में आने वाले जो कीट होते हैं, इनका उत्सर्जी अंग होता है मैलपिघी। अमीबा का देख लीजिए आप, अमीबा का इंपॉर्टेंट है, ये छोड़िए ऊपर वाला। अमीबा का इंपॉर्टेंट है, इसका त्वचा वरिक्तिका से उत्सर्जन होता है। झींगा मछली हरित ग्रंथिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मनुष्य और फीताकृमि, केचुआ, अमीबा, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, बाकी चाहे भूल जाए पर इन चारों को आपको नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा गलत है? चुनिए। ऑप्शन ए, क्विनिन जो एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। ये तो बिल्कुल सही है, पिछली 2 क्लासेस में हमने इसके बारे में बात की, ये तो सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत होता है। आप बताइए, क्या चावल से वनस्पतिक तेल निकल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। धान की भूसी से तो निकल सकता है, लेकिन चावल से नहीं निकलता। ठीक है, तो इसका मतलब इसने गलत ही पूछा था, यही हो जाएगा। और अगला देखते हैं, दालों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो सही बात है। हरी सब्जियों में विटामिन पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो बी ही गलत है। ठीक है, बी ही गलत है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही चुनिए, कौन सा है? मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कारण होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आगे बात करते हैं, मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कारण करता है। नहीं जी नहीं। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्करण करते हैं? नहीं करते। एक का करेगा, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। उपयुक्त में से कोई नहीं, यही सही हो जाएगा, कोई सभी सही नहीं है। बल्कि कैसे कैसी क्रिया है यहाँ देखिए। श्वसन की क्रिया में मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। और पौधे क्या करेंगे? पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्षारीय होती है अमाशय रस की प्रकृति, या उभयधर्मी, या उदासीन, या अम्लीय। तो गाइस, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। ऑप्शन डी सही है, अम्लीय होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। और क्या करता है? ये जठर रस जो है ये प्रोटीन पचाने का कार्य भी करता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। इससे रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स थे वो मैंने आपको साथ के साथ कवर किए, इनका रिवीजन आप लोग करते रहे। ठीक है,
एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। और इस क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर करना आपने नहीं भूलना है। बाकी आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।